रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो म्यांमार से आकर हिंदुस्तान के 5-6 मुख्तलिफ शहरों में काफ़ी बरसों से रह रहे हैं, इनके मुतालिक आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। उसको दो तरीके से देखा जा रहा है मुल्क भर में आज कि आप इनको नहीं डिपोर्ट कर सकते जब तक एक ड्यू प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया जा सकता। दूसरा तरीका ये है कि आप इनको डिपोर्ट कर सकते हैं लेकिन ड्यू प्रोसीजर अप्लाई करके। दोनों में कोई खासा फ़र्क नहीं है, इसी के बारे में मैं बात करता हूँ। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ म्यांमार में तशद्दुद की वजह से, फसादात की वजह से भागकर बांग्लादेश से होते हुए या डायरेक्ट भी हमारी सरहद मिलती है म्यांमार के साथ, वहाँ से हिंदुस्तान में आए, इलीगल तरीके के साथ आए और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आकर रहने लगे। ये सिलसिला बहुत लंबा है, जो जैसे मैंने पहले 3-4 एपिसोड्स में इसके बारे में पिछले 2-2.5 साल में बात की होगी कि इनको मुख्तलिफ डेकेड्स तक ट्रेस किया जा सकता है कि किन हालात में कैसे कैसे ये आए और आकर रहने लगे। लेकिन पिछले 5-6 साल में ज़्यादा नुमायां तौर के ऊपर और तादाद भी ज़्यादा बढ़ने लगी। इसी दौरान पिछले 3-4 साल से बहुत ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं, ख़ास करके जम्मू से ये मुहिम शुरू हुई, फिर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ये आवाज़ आने लगी कि ये जहाँ से आए हैं उनको वापस भेजा जाना चाहिए, यानी म्यांमार वापस भेजा जाना चाहिए। वहाँ पे जो एलिगेशंस हैं कि एथनिक क्लिनजिंग इनकी हो रही है, जो म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है उन्होंने इनके ऊपर जुल्म व तशद्दुद किया है, जिसकी वजह से भाग कर ये आए थे। इसके चलते बहुत सारी हमारे मुल्क में भी बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स और इंटरनेशनल भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे सुप्रीम कोर्ट में और बाकी भी मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को अपील भी की है और जुडिशल इंटरवेंशन भी टाइम टू टाइम मांगी है कि एक ह्यूमैनिटेरियन रुख अख्तियार करके एक इंसानी तरीके के साथ, इनको एक हमदर्दी के साथ इनको मज़ीद इजाज़त दी जाए, पनाह दी जाए कि ये हिंदुस्तान में रह सकें। जैसे तिब्बतन रेफ्यूजीज़ हैं और बड़ी जगह से रेफ्यूजीज़ आकर मुख्तलिफ़ तरीके से कानूनी तौर के ऊपर हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फैसिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए, वो भी वो जी रहे हैं। लेकिन रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को लेकर एक कंट्रोवर्सी काफ़ी हद तक बनी हुई थी, जिसके चलते सरकार ने बयानात जारी किए हैं टाइम टू टाइम, सरकार ने भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी, कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाना चाहिए, उसके लिए इक़दामात वगैरह लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके चलते कभी भी कोई प्रैक्टिकल स्टेप जो है वो कभी नहीं लिया गया था पिछले महीने तक। यानी मार्च की 7 तारीख को, 6-7 तारीख को अचानक जम्मू की एक बस्ती से रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को बुलाया गया MS स्टेडियम में और वहाँ से उनको बसेस में बिठा के हीरानगर ले जाया गया और हीरानगर में जो सब जेल है उसको एक होल्डिंग सेंटर में कन्वर्ट करके उनको बतौर इंटर्नीज़ वहाँ पे रख दिया गया। वहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटीज़ वगैरह क्रिएट की। अभी जो है सरकार के आला कुछ अफसरान वहाँ पे गए थे और उन्होंने तफसीलात देते हुए कहा कि हेल्थ, हाइजीन, स्कूलिंग, हर किस्म की जो फैसिलिटी है उनको वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन इसी दौरान एक रेफ्यूजीज़ के ही एक जो मेंबर हैं, उन्होंने एक जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं प्रशांत भूषण, उनके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़ी डाली थी। प्रशांत भूषण की एक अर्ज़ी पहले भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, तो लेटेस्ट इंटरवेंशन उन्होंने की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये हिदायत दी जाए कि इनको डिपोर्ट ना किया जाए। वो 23 मार्च को उसके ऊपर सुनवाई वगैरह हुई थी, ऑर्डर रिजर्व था। आज अदालत ने अपना हुक्म सुनाया है। अदालत ने ये कहा है, अदालत आलिया ने, कि इनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए लेकिन ड्यू प्रोसीजर अप्लाई करके, यानी ड्यू प्रोसीजर अप्लाई किए बिना इनको डिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। अब ड्यू प्रोसीजर हमारे पास क्या है डिपोर्टेशन का, वो उसको बड़ा सिंपल सा है अंडरस्टैंड करने का कि हमारे पास 2 किस्म के कानून हैं जो फॉरेनर्स के साथ डील करते हैं हिंदुस्तान में। एक है फॉरेनर्स एक्ट 1946 और एक है पासपोर्ट एक्ट। असल में ये दोनों जो कवानीन हैं ये अंग्रेज़ों के वक्त में बने थे, बाद में बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई। तो फॉरेनर्स एक्ट है जो लागू होता है इस सिलसिले में कि ड्यू प्रोसीजर क्या है कि आपने फॉरेनर्स एक्ट में सबसे पहले इनको डिटेक्ट करना है या आइडेंटिफाई करना है। एक है प्रिजम्पशन कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोग हैं कहीं पे 150, 200 या 250 और सब माना जा रहा है कि ये रोहिंग्याज हैं, ये सारे म्यांमार से आए हैं और ये फैसला है कि इनको भेज दिया जाना चाहिए म्यांमार या जहाँ पे भी। लेकिन उससे पहले ये आइडेंटिफाई करना, कंफर्म करना ज़रूरी है कि क्या ये म्यांमार से आए हैं या नहीं। उसमें ये मरकज़ का काम नहीं होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसमें कोऑर्डिनेट ज़रूर करती है, लेकिन जो एक्ट है वो एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स को कि आप ये आइडेंटिफाई करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि कौन है ये। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को एम्पावर किया जाता है कि वो अपने अपने ज़िला में
ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश करें और उन ट्रिब्यूनल्स में इनको डिटेक्ट किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आप कौन हैं और आपकी शनाख्त क्या है, आप किस मुल्क के शहरी हैं, हिंदुस्तान के शहरी हैं या नहीं है। ये एक बड़ा दिलचस्प मामला है क्योंकि ये अंग्रेज़ों के वक्त बना था कानून और अभी भी जारी है, बल्कि इसको 1970s में इसको मज़ीद सख्त बनाया गया था कि जो ज़िम्मेवारी है, अगर आप किसी मुल्क में, हमारे मुल्क में अगर आप आ जाते हैं और जो ज़िम्मेवारी है शहरियत प्रूव करने की कि कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दें कि आप यहाँ के शहरी हैं या किसी दूसरे मुल्क के शहरी हैं, वो ज़िम्मेवारी जो है वो उस शख्स पे होगी जिसके ऊपर ये शक है या इल्ज़ाम आयद है कि वो यहाँ का शहरी नहीं है। तो लिहाजा कानूनी तौर के ऊपर उसको मुल्क से बाहर भेजा जाना ज़रूरी है। तो लिहाजा जब इनको आइडेंटिफाई किया जाता तो ये पहले डिटरमिन करना है कि क्या ये फॉरेनर्स हैं या नहीं। अगर फॉरेनर्स हैं तो किस मुल्क के हैं। ड्यू प्रोसीजर जो है वो इसी तरह से सजेस्ट करता है। एक तो होती है हमारी प्रिजम्पशन कि जी ये रेलवे ट्रैक के नज़दीक रहते हैं, ये फ़लानी झुग्गियों में रहते हैं, फ़लान जगह रहते हैं, तो ये सारे के सारे रोहिंग्यास हैं। लेकिन कानून ने एक अपना तरीक़ाकार अख्तियार करना है। कल सुप्रीम कोर्ट में अगर रिपोर्ट देनी है या दूसरे मुल्क में जब इनको भेजना है तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। तो लिहाजा ये एक प्रोसीजर है कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए कि ये हैं कौन है और उसके बाद जो है एक प्रोसेस है वो इनिशिएट, ड्यू प्रोसीजर है वो इनिशिएट किया जाए इनको वहाँ पे भेजने का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो कहा कि भी आप इस तरह से नहीं भेज सकते, उसका मतलब ये है कि कहीं से भी इकट्ठे किए, एक शोर मचा हुआ है कि ये रोहिंग्या से, इनको इकट्ठे किए, बॉर्डर पे ले गए और जाकर हवाले कर दिए कि आप इनको ले जाए, ऐसे आप नहीं ले जा सकते। ड्यू प्रोसेस अप्लाई किया, उसमें डिटरमिन कर लिया। जब ये पता चल गया कि ये लोग हैं, ये फ़लाँ मुल्क के हैं, ये हिंदुस्तानी नहीं है और इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हिंदुस्तान में ठहरने के नहीं हैं, अगर हैं भी हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स की मियाद ख़त्म हो चुकी हुई है, लिहाजा इनके ऊपर आयद है कि इनको इनके मुल्क में भेज दिया जाए। जब तक वो इंतज़ामात पूरे नहीं हो जाते तब तक इनको किसी होल्डिंग सेंटर में रखा जाना ज़रूरी है, जिस तरह से जम्मू के रेफ्यूजीज़ को जो जम्मू में थे यहाँ पे उनको रखा गया है हीरानगर में। सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप जो लीगल ऑफिसर्स हैं और जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जिन वकीलों को वहाँ पे खड़ा किया हुआ था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया और ये मानने से इनकार किया कि इनको रेफ्यूजीज़ नहीं कहा जा सकता, इन्होंने कोई असाइलम नहीं सीख किया हुआ है इंडिया में, ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ डील करने के लिए जो कानून है, जो एग्जिस्टिंग कानून है, उन्हीं कानूनों के मुताबिक हम भेज देंगे उनको। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कहते हैं कि वहाँ पे एथनिक क्लिनजिंग हो रही है, जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं, रोहिंग्या का ग्रुप से खास करके जो इनकी जो ट्राइब है, इनको मारा जा रहा है वहाँ पे, तो इनको क्या वापस भेज देना चाहिए उस मुल्क में या नहीं। ये बात रखी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, कहा था कि वहाँ पे एथनिक क्लिनजिंग हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो बेंच थी जिसमें चीफ जस्टिस साहब खुद मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हाँ इस बात का हमें नोटिस है, पता है, लेकिन ये उस मुल्क में हो रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यानी जो हिंदुस्तान की सरकार है या हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं इंटरवीन कर सकता जाकर म्यांमार में या उनकी रखीन स्टेट में या उनकी मिलिट्री को जाकर बताए कि भाई इनको मत मारो, इनको आज़ादी के साथ रहने दो। हमारे सामने सवाल जो है वो ये है कि क्या इलीगल इमिग्रेंट्स को हिंदुस्तान में रहने दिया जाना चाहिए या नहीं। तो जो गवर्नमेंट कह रही है कि इनको, जो हिंदुस्तान एक इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक वर्ल्ड कैपिटल नहीं हो सकती, तो ये बात सही है, लिहाजा इनको वापस भेज देना चाहिए। यहाँ तक तो कार्रवाई रही सुप्रीम कोर्ट की कि आज का जो फैसला था वहाँ तक। एक जो पिछले दिनों में जिस दिन इनको यहाँ से आइडेंटिफाई करके ले जाया गया था हीरानगर, उसके 1-2 दिन के बाद भी मैंने बात की थी, तो उसमें एक बात कही थी, मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके और अपने ज़राए से मालूम करने की कोशिश की थी कि जब इनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और इंटर्न कर लिया जाता है, होल्डिंग सेंटर में लेकर इनको बिठा दिया जाता है, प्रोसेस इनिशिएट हो गया कि आपको अपने मुल्क में भेजना है, डिपेंड करता है ये कि क्या म्यांमार अपनी बॉर्डर, अपनी सरहदें खोलता है इनको रिसीव करने के लिए कि नहीं। ये बात तो बाद की है, जो ये कहते हैं कि अगर हम वहाँ पे चले गए तो वो हमें मार डालेंगे। पहली बात तो ये है कि जब आप इनको बॉर्डर के ऊपर लेकर जाते हैं, वो आपको लेने के लिए तैयार भी होते हैं या नहीं। तो मान लीजिए कि जो म्यांमार की फ़ौज है, मिलिट्री है, वो इनको लेने, जो इस वक्त हुक्मरान भी हैं वहाँ पे, वो उनको लेने के लिए तैयार नहीं होते, तो इनको ज़बरदस्ती तो नहीं ना घुसाया जा सकता। उस सूरत में मैंने ये मालूम करने की कोशिश की थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आखिरकार स्ट्रेटजी जो है इस मामले में है क्या है। तो स्ट्रेटजी इस तरह से है कि हमारा एक बायलैटरल एंगेजमेंट जो म्यांमार की जो
रिजीम है उसके साथ एक काफ़ी देर से चल रहा था। और अब ये जब वहाँ पे जो चेंज ऑफ रिजीम हुआ, मिलिट्री ने आकर दोबारा टेक ओवर किया, उसके बाद भी इंडिया ने जो वो एंगेजमेंट है, वो रिलेशनशिप है उनके साथ वहाँ पे वो बरकरार बनाकर रखा। इंडिया का ये पेशकश है, ये जो एंगेजमेंट इस बेसिस के ऊपर, इस बिना के ऊपर हो रही है म्यांमारीज के साथ कि हम फैसिलिटीज़ क्रिएट करके देते हैं, हम आपको एड प्रोवाइड करते हैं इनको रिहेबिलिटेट करने की। तो लिहाजा जो राखीन प्रोविंस है उसमें ये मेरी इतला है कि 1500 स्कूल नए, जहाँ पे जो रोहिंग्यास का जो एरिया जहाँ पे ये रहते थे, 1500 स्कूल्स नए बनवाए जो हिंदुस्तान की सरकार ने, जिसमें वहाँ पे पैसा सारा इन्वेस्ट किया और म्यांमार की गवर्नमेंट। तो लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लेवल के ऊपर एंगेज कर रही है म्यांमार के साथ कि हम इनको वापस आपके हवाले करते हैं और इनके रिहेबिलिटेशन में हम आपकी मदद करते हैं। अब मामला सिर्फ रिहेबिलिटेशन तक नहीं है, मामला ये है कि डायनेमिक है रिलेशनशिप का बिटवीन वन एथनिसिटी एंड अदर एथनिसिटी। ये बन जाता है म्यांमार के अंदर का सवाल। जहाँ तक यहाँ का सवाल है, जो हाईएस्ट जो कानून का जो सबसे बड़ा अदालत आलिया है, उन्होंने ये कह दिया है कि इनको हिंदुस्तान की जो सरकार है वो फ्री है, इनको भेज सकती है, लेकिन ड्यू प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद। उसमें ड्यू प्रोसीजर में डिटरमिन वगैरह करने में कुछ महीने तक लग सकते हैं कि ट्रिब्यूनल सेट होगा और ट्रिब्यूनल अपना फैसला देगा और उस फैसले की बिना के ऊपर आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ये इतने लोग हैं और इनको भेजा जाना दरकार है। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया।